हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेटिंग कैसे होता है, लॉजिक क्या है और क्या क्या चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत है क्योंकि वो फिक्स पोजीशन लेगी। पूरा फॉर्मेटिंग हमने सीख लिया है। फॉर्मेट आपको बना के रखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप एक बार देख लो, अगर हमें फुल फ्लेश कैश फ्लो का क्वेश्चन आया है तो पहले ही फॉर्मेट बना के रख लो एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो आज के वीडियोस में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। विल गो फ्रॉम इजी टू हायर लेवल। वी ट्राई टू कवर ऑल द एडजस्टमेंट दैट इज पॉसिबल, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। इसमें आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है और उसके नीचे उसके नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन के नीचे दिया होता है, बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट मैंने साइड में दे दिया है आपको। इसको पहले एनालाइज करते हैं। जो पहली बार कैश फ्लो कर रहे हैं प्लीज ध्यान से समझिए कि हाउ टू रीड और एनालाइज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको लास्ट ईयर का डेटा दिया होता है पहले, विच इज 31 मार्च 2018, और करंट ईयर का डेटा भी दिया होता है विच इज 31 मार्च 2019। फुल बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने फर्स्ट चैप्टर में सीख रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 लिखा हुआ, तो हम इसका डिटेलिंग नोट नंबर 1 में देख सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व भी है और सरप्लस भी है जो क्वेश्चन में दिया होता है। इन सब के बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई होती है आपको क्वेश्चन में। खाली जो चेंजेस आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो होगा इनके एडजस्टमेंट्स। हमें ये एडजस्टमेंट का फॉर्मेटिंग, ये एडजस्टमेंट का लॉजिक ध्यान से समझना है। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। सबसे पहला एडजस्टमेंट है प्रपोज डिविडेंड के बारे में। एकदम ध्यान से समझिए। कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, बट उनको चलाते या मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो साल भर काम करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है या प्रपोज करता है कि हमें इतना प्रपोज कर देना चाहिए डिविडेंड, हमें इतना डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स देना चाहिए। वो सिर्फ एंड ऑफ द ईयर प्रपोज करता है। फिर नेक्स्ट ईयर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। वो शेयर होल्डर्स आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये प्रपोज डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इफ दे से यस तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ इतना डिविडेंड दे देना चाहिए, वरना वो मना भी कर सकते हैं। द लॉजिक बीइंग, इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो अगले साल एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनलाइज होकर पे ऑफ होगा। तो इस साल का प्रपोज डिविडेंड अगले साल डिसाइड होगा, तो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम इस साल पे कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट इस साल के प्रपोज डिविडेंड में ना पैसा आएगा ना जाएगा, पर लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड में पैसा हम दे देंगे। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर को हमें इग्नोर ही करना है क्योंकि ना उसमें पैसा आता है ना जाता है। Proposed dividend for the year ended 31st March 2019 was 25,000 and for the year ended 31st March 18 was 14,000। हमें करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कोई भी काम नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट ईयर का डिविडेंड को देखना है। अब हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होगा, ये आपका कैश फ्लो का फॉर्मेटिंग इज द सेम फॉर्मेट जो हमने पिछले वीडियो में सीख रखा है। आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना के ही रखना पड़ेगा नोटबुक में। हमने अब पढ़ा डिविडेंड से पैसा जाएगा, सो डिविडेंड यहां से माइनस, डिविडेंड पेड 14,000 वाज द अमाउंट, तो 14,000 यहां लिख के माइनस कर दोगे। दूसरा इफेक्ट, यहाँ पे तीन ही चीज आता है, हमने वीडियो में सीख रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। तो डिविडेंड यहाँ पर ऐड बैक होगा बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो डिविडेंड 14,000 यहाँ पे ऐड बैक होगा। तो प्रपोज डिविडेंड सिर्फ लास्ट ईयर का कंसिडर करना है, इस साल का कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। ये याद ही करने का, इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग। सेकेंड एडजस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 9,000। अब क्या होता है, कई बार अगर कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। अगर साल के बीच में डिविडेंड मिलता है दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड, और एंड में मिलता है दैट इज नोन एज प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड तो डिविडेंड ही है, इसका लॉजिक भी सेम ही होगा। 9,000 इज द अमाउंट, डिविडेंड पे करोगे तो पैसा जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड
9,000 पैसा गया और डिविडेंड यहाँ पे ऐड भी होगा। Alright, first two adjustments are clear. Let's go with the next one. Income tax paid during the year 28,000 और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। अब ये लेजर आपको समझना जरूरी है। एवरी ईयर यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स तो कैलकुलेट तब होगा जब साल के एंड में आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, पर हर साल आप थोड़ा थोड़ा प्रोविजन बना के रखते हो, बिकॉज एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी हैव टू एंटिसिपेट ऑल दी लॉसेस। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का लॉजिक क्या है वो समझ लो। एक लेजर बनाना पड़ता है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी मेड 4 फॉर्मेट फॉर सेविंग द टाइम। ये नॉर्मल लेजर है, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स इज योर लायबिलिटी। उसका ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस साल आपने और प्रोविजन बनाया और टैक्स बनाया, तो वो आपका प्रोविजन को बढ़ाएगा, तो इट विल कम ऑन दी क्रेडिट साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ब्रैकेट में टैक्स मेड, जो इस साल आपने बनाया। पिछले साल वाला टैक्स इस साल पे करोगे तो वो आपका पैसा जाएगा और वो प्रोविजन को कम करेगा, तो इधर आएगा टू बैंक, पैसा जाएगा इसलिए बैंक कोड आएगा, दिस इज टैक्स पेड। ये लेजर यही क्लोज हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं आएगा। देयर आर 4 इफेक्ट्स। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया ही होगा। एक वैल्यू आपको एडजस्टमेंट में दी होगी, 4th वैल्यू आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। वो बैलेंसिंग अमाउंट निकालने के लिए हमने ये लेजर बनाया। आपको कब बनाना है, कैसा पता चलेगा? अगर नीचे एडजस्टमेंट में आपको इनकम टैक्स के बारे में दिया है और इनकम टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, जो प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया है, then you have to make the ledger. This is income tax paid during the year. तो ये this is tax paid आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 28,000। ओपनिंग बैलेंस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 35,000। ओपनिंग बैलेंस 30,000 दिया, क्लोजिंग बैलेंस 35,000 दिया। टैक्स पेड आपको दिया था 28,000, इसका टोटल जाएगा 63,000। इधर भी होना चाहिए 63,000। बैलेंसिंग अमाउंट 33,000। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का और कोई इफेक्ट नहीं होता, वो यहीं खत्म हो जाता है। बाकी दोनों को आपको कैश फ्लो में कहीं फिट करना होता है। आपको पता है टैक्स मेड जाता है ऑपरेटिंग में, सबसे पहले यहां पर ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। इट वॉज 33,000। और जो टैक्स पेड होता है वो इधर से माइनस होता है, क्योंकि उसमें पैसा जाता है। यहाँ हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, सिर्फ एक ही चीज़ माइनस होता है, विच इज टैक्स पेड अभी के लिए, क्योंकि इट लीड्स टू आउटफ्लो। माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट लिख दो। एवरीवन क्लियर? आई विल रिवाइज दिस प्रोविजन फॉर टैक्स अभी वापस। इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस विल डू इट फास्टर, प्लीज अंडरस्टैंड। प्रोविजन फॉर टैक्स इज योर लायबिलिटी, इसके लिए उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। टैक्स पे कर दिया तो लायबिलिटी कम होगी, इसलिए टू बैंक टैक्स पेड आपका डेबिट साइड में आएगा। इस साल और टैक्स बनाया तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टैक्स मेड। क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ था तो बैलेंसिंग अमाउंट टैक्स मेड आपका आया। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की इफेक्ट होती नहीं है, टैक्स मेड ऊपर ऐड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, टैक्स पेड लास्ट से माइनस होता है। 3 एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे। I hope you got the logic of these 3 adjustments. Next is your machinery account was purchased during the year. अगर मशीनरी खरीदा है और मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो आपका इसका भी लेजर बनेगा। मशीनरी अकाउंट का लेजर भी हम सीख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में दिया तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही बनेगा। Now machinery is your asset,
सो इट विल हैव डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। एवरीवन क्लियर विद द लॉजिक? मशीनरी इज योर एसेट, उसका डेबिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीनरी और खरीदा तो टू बैंक, पैसा जाएगा इसलिए ब्रैकेट में परचेजेस। और मशीन आपने बेचा तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। अगर आपने लॉस में बेचा तो उसको भी राइट द वर्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि वो मशीन की वैल्यू को कम करेगा, इसलिए लॉस आपका क्रेडिट साइड में आएगा। मशीन की वैल्यू एक और रीजन की वजह से कम हो सकती है, विच इज नोन एज डेप्रीसिएशन। तो बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन ऑल्सो मशीन की वैल्यू कम हो सकती है। मैक्सिमम इफेक्ट इतना ही आता है इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, खरीदा बेचा, प्रॉफिट या लॉस और डेप्रीसिएशन। एवरीवन क्लियर विद द लेजर फॉर्मेटिंग? पहले इसको समझ लीजिए कब कहाँ क्यों बनता है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन आपका मशीन की वैल्यू को कम करेगा, बेचोगे यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा, खरीदोगे डेबिट साइड में आएगा। ऑलराइट, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। इफ यू सी प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया 150, क्लोजिंग दिया 169, नया मशीन आपने खरीदा 33,000 में। सो ओपनिंग बैलेंस दिया आपको 1,50,000, क्लोजिंग दिया आपको 1,69,000, आपने मशीन खरीदा 33,000 का। अब बैलेंसिंग अमाउंट उधर आएगा। नाउ अंडरस्टैंड लॉजिकली, अगर बैलेंसिंग अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो पहले डेप्रीसिएशन होगा, पहले बेचोगे। पहले मशीन में डेप्रीसिएशन तो लगेगा इस साल भर में, उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता तो सेल मानते इस क्वेश्चन में, बिकॉज सेल बैलेंसिंग अमाउंट एक ही हो सकता है, तो सेल का ड्रामा होगा नहीं और लॉस हो नहीं सकता। तो द बैलेंसिंग अमाउंट वुड बी डेप्रीसिएशन। इसका टोटल होगा 183, इधर भी होना चाहिए 183, उसमें से 169 माइनस कर दोगे, 1,83,000 माइनस 169,000, 14,000 बिकम्स योर डेप्रीसिएशन। ये बैलेंसिंग अमाउंट निकालने के लिए हमने लेजर बनाया है। एवरीवन क्लियर? द लॉजिक रिमेन सेम। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का और कोई इफेक्ट होता नहीं है। डेप्रीसिएशन इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए यहाँ पे ऐड होगा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 14,000। हमने इसका इफेक्ट भी कर लिया। परचेजेस से पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा एंड इट इज एन एसेट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी, आई थिंक द वैल्यू वाज 33,000, और परचेज किया तो पैसा जाएगा, इसीलिए माइनस ब्रैकेट। Yeah, the value was 33,000. Everyone got this? Opening balance, closing balance का और कोई इफेक्ट नहीं होता। आपने खरीदा तो इन्वेस्टिंग से माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा। डेप्रीसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। अगर बैंक होता सेल तो वो इन्वेस्टिंग में ऐड, क्योंकि पैसा आता। और जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है दैट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता। ऑलराइट, वो अगले क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी के लिए सिंपल करते हैं। लास्ट वाला है डेप्रीसिएशन और इज टू बी चार्ज ऑन मशीनरी 14,000, दिया वही था इस क्वेश्चन में, तो बैलेंसिंग अमाउंट हमें निकल गया 14,000 लकीली। और डेप्रीसिएशन हमें चार्ज करना है बिल्डिंग पे 10,000, तो बिल्डिंग अकाउंट भी बनेगा, जिसका हेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अगेन इट इज एन एसेट, लॉजिक वही रहेगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया हुआ है तो बाय डेप्रीसिएशन वर्ड आएगा। देखते हैं बैलेंसिंग अमाउंट किस साइड आता है। इफ यू सी द क्वेश्चन अगेन, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ आपको 2 लाख और क्लोजिंग दिया हुआ 1,90,000, डेप्रीसिएशन दिया हुआ 10,000।
ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000, डेप्रीसिएशन 10,000। इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। बोथ साइड गेट्स टैलीड, तो कोई भी बैलेंसिंग अमाउंट नहीं बचा। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का और कोई इफेक्ट होता नहीं है। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सेम लॉजिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। I hope everyone got all the adjustment that we have done. I'm going to revise each one of them. सबसे पहला था proposed dividend. Proposed dividend आप करंट ईयर का इग्नोर करते हो, सिर्फ लास्ट ईयर का कंसिडर करते हो। एक यहाँ से माइनस होता है क्योंकि पैसा जाता है, और दूसरा यहाँ पे ऐड होता है। सेम लॉजिक फॉर इंटरिम डिविडेंड, यहाँ से माइनस क्योंकि पैसा जाएगा फाइनेंसिंग से, एंड ऑपरेटिंग में ऐड बैक। तीसरा हमने किया था प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, हमने पूरा अकाउंट बनाया था। टैक्स मेड सरप्लस में ऐड होता है, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से टैक्स पेड माइनस होता है क्योंकि पैसा जाता है। फिर हमने एसेट अकाउंट बनाना सीखा था, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, वो यहाँ पे ऐड होता है। और परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग से माइनस होगा क्योंकि पैसा जाएगा। वंस ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन, एक बार ये सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं, हम फिर इस पूरे बैलेंस शीट को लाइन वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले था 2 लाख का, अब हो गया 2.5 लाख का। शेयर कैपिटल पहले 2 लाख का था, अब 2.5 लाख हो गया, मतलब 50,000 बढ़ गया। अपने शेयर कैपिटल बढ़ेगा क्यों? क्योंकि आपने शेयर इश्यू किए होंगे और पैसा आया होगा। अगर पैसा आया है सो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, पैसा आया तो प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, 50,000 पैसा आया। नेक्स्ट इज गिवन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 दिया हुआ है, तो नोट नंबर 1 देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 50 था, 60 हो गया, 10,000 से बढ़ा। अगर जनरल रिजर्व बढ़ता है तो वी ऐड इट हियर बाय द नेम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस साल आपने कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया? 10,000। सरप्लस, सरप्लस मैंने आपको बोला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हम लिखते हैं कि लास्ट ईयर अगर आपका 100 रुपए का प्रॉफिट था, इस साल आपका 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो दिस ईयर यू हैव अर्न्ड 50 रुपीज विच इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आप हमेशा सबसे पहला हेडिंग जो नेट प्रॉफिट सरप्लस as per statement of P&L account, it will always be closing balance minus opening balance. Let's see the question. Closing balance is 30,600, opening is 30,500। 100 रुपए का इस साल पैसा कमाया, बहुत ज्यादा कमा लिया, बढ़िया भैया। आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन। बैंक लोन पहले 70,000 का था, अब 0 हो गया, मतलब पूरे का पूरा 70,000 आपने पे कर दिया। पे कर दिया तो पैसा गया, इसलिए फाइनेंसिंग से माइनस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। $70,000 minus. Now, although bank loan is given as a part of current liability, तो वो working capital changes में नहीं आता बेटा। There are two things, bank loan and bank overdraft, ये दोनों current liability का part भी होगा ना, तो भी ये financing nature लेगा, because these are related to finance, loans ही है ना ultimately, bank overdraft भी आपका loan facilities ही है, तो it will become a part of financing activity। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी कम होता है तो माइनस, इट विल कम अंडर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितना कम हो रहा है? पहले था आपका 1,50,000, अब हो गया 135,200, 14,800 से कम हो रहा है, तो 14,800 माइनस।
ट्रेड पेबल्स 150 से 135 200 हो गया, कम हुआ इसलिए माइनस। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका अकाउंट बन गया तो यहाँ तक का इफेक्ट हो गया। लेट्स गो टू एसेट साइड। नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 2 दिया है, नोट नंबर 2 देखेंगे, दोनों का हमने अकाउंट बना लिया, इसका इफेक्ट भी खत्म हो गया। इनटैंजिबल एसेट्स, एवरीवन पे अटेंशन केयरफुली। इनटैंजिबल एसेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते हो, बस उसका बेनिफिट उठा सकते हो। नाउ इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, विच इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन, इट विल टेक द सेम इफेक्ट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। बट अगर इनटैंजिबल एसेट्स बढ़ती है, जैसे पेटेंट बढ़ गया, गुडविल बढ़ गया, तो वो होता है हमारा परचेजेस, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा जाता है। अगर आपने पेटेंट खरीदा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है और उससे पैसा जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, गुडविल की वैल्यू बढ़ती है तो वो इन्वेस्टिंग का नेचर लेगा, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ परचेज गुडविल। तो परचेज ऑफ गुडविल 5000 पैसा जाएगा। अगर वैल्यू कम होती तो हम उसको यहाँ पे ऐड करते अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल करके। आगे चलते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। वैल्यू कितनी कम हो रही थी, इन्वेंट्री का वैल्यू था पहले 1 लाख, फिर हो गया 74,000, 26,000 वैल्यू कम हुआ तो प्लस। ट्रेड रिसीवेबल की भी वैल्यू कम हुआ तो अगेन प्लस, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना कम हुआ, 80,000 से 64,200 हो गया था तो 15,800 प्लस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में लिखोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में लिखोगे। एवरीवन क्लियर? हमने पहले पूरा एडजस्टमेंट किया, फिर हमने लाइन वाइज क्या बैलेंस शीट को देखा, अगर नोट नंबर आ रहा था तो पहले नोट नंबर भी देख रहे थे, फिर वो कहाँ कहाँ फिट होगा वो हमने फिट किया पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब बस इसको क्लोज करना है। आई होप एवरीवन गॉट द लॉजिक, स्पेशली प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एंड प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का पे करेंगे, प्रीवियस ईयर का पे नहीं करेंगे, और तीसरा हमने किया एसेट अकाउंट। लेट्स क्लोज दिस। एवरीवन प्लीज सी हाउ डू वी क्लोज। हर ग्रीन हेडिंग का हमें टोटल भार लिखना होता है, हर ग्रीन हेडिंग का हमें टोटल भार लिखना होता है। तो पहले इन चारों का टोटल हम भार लिख देते हैं, विच इज 14,000 प्लस 9,000 प्लस 33,000 प्लस 10,000, 66,000 इनका टोटल हुआ। फिर इन दोनों का टोटल होगा 66,100, विच मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है 66,100, उसमें आप 24,000 और ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 90,000। फिर 26,000 प्लस 15,800 माइनस 14,800 will give you 27,000। 90,000 में 27,000 और ऐड करोगे तो 1,17,000, इसमें 28,000 माइनस कर दोगे तो 89,000 will be your cash flow from operating activity। अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो तो वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 38,000, नेगेटिव बैलेंस मतलब पैसा गया है, तो वी राइट द वर्ड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Let's see what is the scenario with
फाइनेंसिंग एक्टिविटी 14,000, 9,000, 50,000 प्लस 70,000 माइनस गिव्स यू 43,000। नेगेटिव में इसको भी हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर पैसा आता तो कैश फ्लो लिखते, नेगेटिव में आ रहा है मतलब आपने यूज किया है, इट विल गिव यू कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर अब फाइनल टोटल को ऐड करते हो तो आपको मिलता है 8,000। कहाँ गड़बड़ गए? 8,100, ओह ये 100 यहाँ भी है। 9,100, 117,100, 89,100, 8,100 आएगा। 8,100 में 500 ऐड करोगे 8,600 आएगा। ऑलराइट, 66,100 प्लस 24,000 विल गिव यू 90,100 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इस फाइनल बैलेंसेस को आप ऐड करते हो 1, 2, 3 तो आपको ये मिलता है, उसमें 500 ऐड करते हो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, हेंस योर कैश फ्लो गेट्स टैलीड। That's your question number 1 that we need to practice. We covered 3 adjustments. We'll be covering more in the next video or next questions. So इसमें कोई भी डाउट है you can let me know in the comment section. हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज देयर ऑन द बोर्ड, यू हैव टू मेक द फॉर्मेट बिफोर डूइंग द क्वेश्चन। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है और 2 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं प्यारे प्यारे। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, आपको पहले नोटबुक में फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड यू मेक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ऑन द राइट साइड इन द नेक्स्ट पेज आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना लो। ये फॉर्मेट सेम ही रहता है, नंबर ऑफ लाइंस आप इससे ज़्यादा कम छोड़ सकते हो, बट इतना सफिशिएंट इनफ है फॉर अ बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन कि इतना तो आपको चाहिए ही होगा। द पैटर्न रिमेन सेम। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। लेट्स डू द फर्स्ट एडजस्टमेंट। 50,000 के 12% डिबेंचर्स आपने इशू किए ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहले हमारा ओपनिंग ईयर है 31 मार्च 2015 और हमारा क्लोजिंग ईयर है 31 मार्च 2016। तो ये जो डिबेंचर आपने इशू किया 50,000, पहले 1,78,000 था, फिर 2,28,000 हुआ। आपने 50,000 के डिबेंचर इशू किए, ये डिबेंचर आपने साल के एंड में इशू किया, तो साल भर का डिबेंचर कितना आपने इशू किया हुआ था? 1,75,000। तो इस 1,75,000 पे ही आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो 1,75,000 पे आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर्स पे, विच कम्स आउट टू बी 21,000। सो डेट इंपॉर्टेंट है, जो आपने 50,000 डिबेंचर इशू किया वो आपने लास्ट डे पे किया, तो साल भर का डिबेंचर आपका 1,75,000 का इशू था, तो इंटरेस्ट भी आप उस पर दोगे, विच कम्स आउट टू बी 21,000। एज इंटरेस्ट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो यहाँ पर ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स 21,000, और इंटरेस्ट आपका फाइनेंसिंग नेचर है और उससे पैसा जाता है इसलिए माइनस इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स 21,000 माइनस में है इसीलिए ब्रैकेट। लेट्स डू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट बोला हुआ है ड्यूरिंग अ ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग इतना इतना आपने बेचा। जैसे ही आपको मशीनरी के बारे में खरीदने या बेचने का इंफॉर्मेशन दिया होता है, आपको लेजर बनाना होता है, बट दिस लेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको मशीनरी अकाउंट भी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने 11th स्टैंडर्ड में सीख रखा है, विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेम ही मतलब है। पहले उसका लेजर समझ लेते हैं कि बनाते कैसे। जैसे ही आपको मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए, तो आपको दोनों का लेजर साइमल्टेनियसली एक साथ बनाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज मशीन इज योर एसेट, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लायबिलिटी बैलेंस होता है क्योंकि वो एसेट को कम करता है, तो उसका क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। मशीन खरीदते हो तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होता है आपका परचेजेस,
मशीन बेचते हो तो बाय बैंक अकाउंट, दिस इज योर सेल। लॉस हुआ तो वर्ड आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब हमने मशीनरी अकाउंट पहले क्वेश्चन में सीख लिया था। तो सबसे पहले आएगा बाय बैंक क्योंकि आपने बेचा, लॉस, और एक डेप्रीसिएशन आता है। डेप्रीसिएशन से मशीनरी अकाउंट बनता है, तो इधर लिखते हो। अब डेप्रीसिएशन शिफ्ट हो जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को बढ़ाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जो मशीन बेचा उस पर जितना भी अभी तक डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, और यही वैल्यू आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को कम भी करता है। सो वी राइट द वर्ड टू मशीनरी अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन उतने से कम हो जाएगा क्योंकि अब वो मशीन रहा नहीं हमारे पास, इसलिए वो डेबिट, और मशीन की वैल्यू भी कम हो गई इसलिए वो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय द नेम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसका दो वैल्यू यहीं, दो इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में वापस नहीं दिखाना है कहीं भी। लेट्स सी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना है। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 522,500 और क्लोजिंग बैलेंस 837,500। ओपनिंग बैलेंस 522,500, क्लोजिंग बैलेंस 8, closing balance is 837,500. Accumulated depreciation का opening closing balance भी दिया हुआ है which is 70,000 and 1,05,000. Now let's read the question carefully. एक मशीन जिसका कॉस्ट प्राइस था 40,000, उस पर डेप्रीसिएशन अभी तक लगा हुआ 20,000, खरीदा था आपने 40,000 पे, उस पर 20,000 डेप्रीसिएशन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी 20,000। उसको आपने बेचा एट अ लॉस ऑफ 5,000, तो बेचा कितने में 15,000। एक मशीन जो आपने 40,000 पे खरीदा था उस पर 20,000 डेप्री लगा हुआ है, तो उसकी आज की वैल्यू आ गई 20,000। उसको 5,000 के लॉस में बेचा, तो आपने बेचा उसको 15,000 में। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लगा हुआ है 20,000, तो वो यहाँ आएगा और वही वैल्यू यहाँ भी जाएगी क्योंकि उतने का डेप्रीसिएशन उस मशीन पे ऑलरेडी लगा हुआ है। आपने उसको बेचा 15,000 में, तो बाय बैंक में आएगा 15,000, लॉस हुआ आपको 5,000, वो जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अब आप दोनों लेजर को क्लोज करोगे तो आपको एक बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा। इफ़ यू क्लोज दिस लेजर यू विल गेट अ बैलेंसिंग अमाउंट ऑन द डेबिट साइड विच बिकम्स योर परचेजेस। Let's do the totaling. 20,000 plus 15,000 plus 5,000 plus 837,500 gives you 877,500. यहाँ भी आएगा 877,500। उसमें से 522,500 माइनस कर दोगे, 3,55,000 becomes your purchases. If you close this, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 में से 70,000 माइनस करोगे तो 55,000 आएगा इस साल का डेप्रीसिएशन। एज वी हैव ऑलरेडी डन, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का और कहीं भी इफेक्ट जाता नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बाकी सबको आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में फिट करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का दो इफेक्ट यहीं हो गया, आपने मशीन खरीदा तो पैसा गया होगा इन्वेस्टिंग से माइनस, मशीन बेचा तो इन्वेस्टिंग में ऐड क्योंकि पैसा आएगा। सो 3,55,000 पैसा गया इसीलिए माइनस, और इसको आप लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग से माइनस। सेल किया तो पैसा आया, उसके लिए भी यूज द वर्ड प्रोसीड्स। सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। 15,000 रुपीज आया था तो 15,000 रुपीज ऐड। लॉस हुआ था, लॉस इज अ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो वो भी यहाँ पे ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। इफ यू हैवंट वॉच इट प्लीज वॉच द वीडियो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000 का लॉस हुआ था, और जो इस साल का डेप्रीसिएशन आता है इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। वो ऑपरेटिंग तो है
वो नॉन कैश है इसलिए ऐड बैक होता है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी विच केम आउट टू बी 55,000, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था 55,000। हमने सबको एक एक जगह फिट कर दिया। बोथ द एडजस्टमेंट्स आर डन। आई होप यू गॉट द अकाउंट। मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का बैलेंस दिया होता है तो दोनों का साइमल्टेनियसली अकाउंट बनता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट लेजर में ही खत्म हो जाता है और बाकी सब नॉर्मली फिट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स डू द बैलेंस शीट वाला पार्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले 3,50,000 का था, अब 4,50,000 हो गया। तो पहले 350 का था, 450 का हो गया। 1,00,000 शेयर्स बढ़े। वो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि आपने इशू किया होगा। इशू किया तो पैसा आया। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। 1,00,000 रुपए आए, इसीलिए प्लस। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर दिया हुआ तो नोट नंबर देखेंगे। नोट नंबर में वी विल ऑलवेज डू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 1,25,000 माइनस 50,000, 75,000 विल बी योर आंसर। हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे विच इज 75,000। नोट नंबर 1 हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 175 से 225 हो गया। 50,000 रुपए आए क्योंकि आपने शेयर डिबेंचर्स इशू किया तो वो फाइनेंसिंग में जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स, 50,000 रुपीज आया, इसलिए प्लस। हमने एडजस्टमेंट में परसेंटेज का ड्रामा किया था, इंटरेस्ट का ही इफेक्ट किया था कि आपने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाया था। जो 50,000 बढ़ा दैट वी डिड इट राइट नाउ। आप पहले भी कर सकते हो, बात एक ही है। आगे करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखेंगे। आपका 37,500 पहले बोरिंग्स था, अब 75,000 हो गया तो 37,500 आपका बढ़ गया। नाउ ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी तो आप बोलोगे इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना चाहिए, बट बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपका फाइनेंसिंग नेचर होता है तो इवन इफ इट इज गिवन अंडर करंट लायबिलिटी वो फिर भी फाइनेंसिंग में जाएगा। आपने पैसा रेज किया बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, इसीलिए वी विल ऐड इट। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 37,500. Is it bank overdraft, bank loan? Let me check. Yeah, it was bank overdraft. Everyone clear? पैसा आया इसलिए फाइनेंसिंग में ऐड। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स। नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है टैक्स के बारे में, तो ध्यान से समझना। ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का टैक्स होगा जो आप इस साल पे करोगे, क्योंकि मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके बाद आप जुलाई या सितंबर में टैक्स पे करते हो। सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल आपने सिर्फ टैक्स बनाया होगा, पे आप उसको अगले साल करोगे। सो दिस बिकम्स योर टैक्स पेड एंड दिस बिकम्स योर टैक्स मेड। अगर एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो ओपनिंग बैलेंस बिकम्स टैक्स पेड क्योंकि वो इस साल पे हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस टैक्स मेड होगा। अगर एडजस्टमेंट दिया होता तो उसका लेजर बनता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी सीख रखा है। सो 62,500 बिकम्स टैक्स पेड एंड 1,00,000 बिकम्स टैक्स मेड। 62,500 टैक्स पेड माइनस होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, और इधर 3 ही चीज ऐड होती है जो हमने एक्सप्लेनेशन में भी सीखा था, लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था। प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। तो प्रोविजन फॉर टैक्स इस बार जो बनाया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,00,000 विल बी एडेड। Alright, I hope everyone has understood this. Let's go to asset side. Asset में नॉन करंट assets, फिक्स्ड assets, tangible asset. Tangible assets का नोट नंबर 5 दिया हुआ है। नोट नंबर 5 का हमने लेजर बना लिया था तो उसका वापस इफेक्ट होगा नहीं। Intangible assets नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 intangible assets गुडविल दिया हुआ है। गुडविल की वैल्यू कम हो रही है। अगर गुडविल का वैल्यू बढ़ता है तो वो परचेज माना जाएगा और वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में था। सो वी सबट्रैक्टेड क्योंकि पैसा जाता है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, विच इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। 25,000 की वैल्यू कम हुई तो इट विल बी एडेड योर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है।
तो 25,000 will be added back. Then we have non-current investment. 50,000 का इन्वेस्टमेंट था जो 75,000 हो गया, तो आपने इन्वेस्टमेंट और किया. अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा जाएगा. 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया इसलिए पैसा गया. परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. और वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस. नेक्स्ट वी हैव करंट एसेट्स. सबसे पहले उसमें करंट इन्वेस्टमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ये अभी आप सीख रहे हो. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस इधर जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर. बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ करंट इन्वेस्टमेंट भी ऐड हो जाता है. Current investments are considered as a part of cash and cash equivalent in cash flow statement क्योंकि उसमें marketable securities included होती है which can be easily converted into cash. तो ये दोनों opening balance में ऐड हो जाएगा और ये दोनों closing balance में ऐड हो जाएगा. तो 62,500 plus 35,000 will be your opening balance. 26,500 था शायद. Let's check again. Yeah, 26,500. Sorry. And 36,500 plus 20,000 will be your closing balance. तो ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाते हैं और ये क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हो जाते हैं. द नेक्स्ट बिकम्स योर इन्वेंट्री जिसका नोट नंबर 7 दिया हुआ है. नोट नंबर 7 देखेंगे. स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहा है. अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो वो माइनस होता है. वी डिड दिस. इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड हमने पहले भी किया था. करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर वो बढ़ता है तो प्लस, वो कम होता है तो माइनस. करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है, अगर करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो माइनस. करंट एसेट्स का वैल्यू पहले था आपका स्टॉक इन ट्रेड 30,000 का, अब 36,000 का, अब हो गया 61,000 का. तो 25,000 बढ़ा तो 25,000 माइनस. हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया. सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट्स किए. एडजस्टमेंट के बाद हम लाइन से पूरा बैलेंस शीट करते गए. इस एडजस्टमेंट में हमने नया सीखा आज मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. द रेस्ट रिमेन सेम. लेट्स क्लोज इट. देखते हैं आंसर आया क्या. हर ग्रीन का मेन हेडिंग का टोटल बाहर लिखना होगा. तो दिस बिकम्स 1 लाख. 1 lakh plus 75,000 gives you 1,75,000. इनको ऐड करते हैं. 21,000 plus 5,000 plus 55,000 plus 25,000 1,06,000. 1,06,000 plus 1,75,000 will give you 281. 2,81,000 में से 25,000 माइनस होगा. तो मिलेगा 256. उसमें से 62,500 भी माइनस होगा तो मिलेगा आपको 1,93,500. दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेट्स सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नेगेटिव में जा रहा है. -3,55,000 प्लस 15,000 माइनस 25,000 will give you 3,65,000 नेगेटिव बैलेंस. अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी में नेगेटिव बैलेंस आता है मतलब आपने ज़्यादा पैसा दिया है, तो दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. which is 365. Let's see financing activity. 1 lakh plus 50,000 plus 37,500 minus 21,000. This is 166,500. पॉजिटिव बैलेंस है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फाइनल बैलेंस प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फाइनल बैलेंस. यू विल गेट टू नो कि कितना कैश बढ़ा या कितना कैश कम हुआ इस साल में. सो दिस बिकम्स 5,000.
प्लस 5000 प्लस बैलेंस माइनस बैलेंस 193,500 प्लस 166,500 माइनस 365 नेगेटिव बैलेंस। इस साल कैश डिक्रीज हुआ है बाय 5000। ओपनिंग बैलेंस है आपका 26,500 प्लस 35,000 विच इज 61,500। योर क्लोजिंग शुड बी 56,500। लेट्स चेक, बैलेंस शीट में भी 56,500 ही क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपका कैश फ्लो यहाँ पे मैच हो गया। खाली एडजस्टमेंट्स का गेम है, एडजस्टमेंट चेंज होते रहेंगे, द रिमेनिंग पैटर्न रिमेन्स द सेम। वी विल बी डूइंग रिमेनिंग क्वेश्चंस एज वेल। ये 4 या 5 क्वेश्चन कर लोगे, आपका पूरा कैश फ्लो रिवाइज हो जाता है, और उसके लास्ट में हम एक क्विक रिकैप भी करेंगे विच विल बी अ वन शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू। ऑलराइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ लिया है, हमने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन विच इज काइंड ऑफ रिविजन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस टू मेक योर कॉन्सेप्ट इवन मोर क्लियरर। इसमें हम 1-2 कॉन्सेप्ट और नया सीखेंगे ताकि हम थोड़ा अपग्रेड भी हो जाए फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, logic remains same. You have a balance sheet, you have notes to accounts, and you have 2 adjustments to information. पहला इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता ही चल गया होगा। पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे एंड देन विल गो विद द बैलेंस शीट। आपको सबसे पहले फॉर्मेट बना के ही रखना है अपने नोटबुक में। हाफ ऑफ द पेज यू कीप इट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, द रिमेनिंग हाफ ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द रिमेनिंग हाफ ऑफ द पेज यू कीप फॉर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड द कंक्लूजन पार्ट। ये फॉर्मेट आप नोटबुक में बना लो। आई होप सबने बना लिया होगा। यू कैन पॉज द वीडियो, मेक द फॉर्मेट एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Let's do the first adjustment. During the year a machine costing इतना was sold for इतना, मशीन बेचने की एंट्री हो तो ऑटोमेटिकली लेजर बनेगा ही, ये आपको पता ही है। टैंजिबल एसेट्स के अंदर मशीन का वैल्यू दिया हुआ है, मशीन की वैल्यू दी हुई है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो दोनों अकाउंट बनेगा ही बनेगा। So we have machinery account that we need to prepare, और मशीनरी अकाउंट के साथ accumulated depreciation अकाउंट भी बनाना है। मशीनरी अकाउंट आपको अभी तक तो पता चल गया होगा। मशीनरी अकाउंट हैज ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वैसी accumulated depreciation का by balance brought down because it has credit balance, it reduces your asset, closing balance to balance carried down. Let's see from the question what is the opening balance. Machinery का opening balance है 14 lakh, closing balance है 21,40,000, accumulated depreciation का 190 और closing है 240। पहले इसको फिट कर लेते हैं। So 14 lakh और closing balance 21 lakh, 1,90,000, 2,40,000। Let's read the adjustment. During the year a machine costing 1,40,000, आपने उसको खरीदा था 1,40,000 पे, उसमें अभी तक डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 1,10,000, तो उसकी आज की वैल्यू होती है 30,000। आपने उसको 20,000 में बेच दिया है तो 10,000 का हो गया लॉस। 140 का खरीदा था, 1,10,000 का आपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लगा रखा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ये। सो द वैल्यू बिकम 30,000, यू हैव सोल्ड इट फॉर 20,000, 10,000 बिकम्स योर लॉस। तो अगर आप इसको लेजर पोस्टिंग करोगे तो यहाँ आएगा बाय बैंक, विच इज जितने में आपने इसको बेचा, यू सोल्ड इट फॉर 20,000। लॉस की वैल्यू को लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस विच इज 10,000, और जितना डेप्री आपने चार्ज किया हुआ उस पे उसको आप लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच वाज 1,10,000, और यही वैल्यू को आप इधर लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से विच इज 1,10,000, और इसका दो इफेक्ट यही खत्म हो जाता है।
एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। 140 का खरीदा या 110, 220 में बेचा, 10 का लॉस। एवरीवन गॉट दिस? लेट्स क्लोज दिस। इसको क्लोज करोगे तो बैलेंसिंग अमाउंट इधर बचेगा और डेबिट साइड में बैलेंसिंग अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं टू बैंक विच इज परचेजेस। इसको क्लोज करोगे तो इधर बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस बचता है तो उसको हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। आई होप अभी तक ये आपको समझ आ गया होगा। फिक्स फॉर्मेट है बेटा, खाली जो वैल्यूज दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट करो, द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी योर आंसर। दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। 21,40,000 plus 10,000 plus 20,000 plus 1,10,000, 22,80,000, 22,80,000। उसमें से 14 लाख को माइनस कर दो, 8,80,000 becomes your purchase। इसको क्लोज करते 3,50,000, इधर भी 3,50,000 होना चाहिए, minus 190, 1,60,000 is your balancing amount। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का कोई भी और इफेक्ट नहीं होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट यहीं खत्म हो जाता है। आपने खरीदा तो पैसा गया, 8,80,000 पैसा गया तो इन्वेस्टिंग से माइनस, बिकॉज मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी, $8,80,000। आपने बेचा तो पैसा आया होगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। 20,000 में बेचा था तो 20,000 वैल्यू यहाँ आएगी। लॉस हुआ तो लॉस इज अ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो यहाँ ऐड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसकी वैल्यू लेजर में 10,000 है और डेप्रीसिएशन भी यहाँ ऐड होगा। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला था 1,60,000। 1,60,000 का इफेक्ट हो गया, लॉस का इफेक्ट हो गया, बेचने का इफेक्ट हो गया। आई होप एवरीवन इज क्लियर बाय दिस लेजर। ये एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आ ही रहा है, या तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना आएगा या मशीनरी प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आएगा। द लॉजिक इज सेम, only the formatting or the ledger becomes a little different. Let's go with the second adjustment. During the year, non-current investment costing इतना was sold for 16,000 के प्रॉफिट में। अगेन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेचा, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ तो इसका भी लेजर बनेगा। इट्स एन एसेट तो एसेट का लेजर तो सेम ही बनता है। सो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसे लिखा हुआ है कि आपने बेचा है तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। प्रॉफिट में बेचा है तो इधर आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट प्रॉफिट। लेट्स सी और क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। Opening balance is given as 2 lakh, closing balance is 270, 80,000 वाला चीज 16,000 के प्रॉफिट में बेच दिया तो 96 में बेचा। 16,000 का प्रॉफिट 96,000 में आपने बेचा है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,70,000। All right, 2,70,000 plus 96,000, 3,66,000। क्रेडिट साइड का टोटल 3,66,000 शुड बी डेबिट साइड टोटल, जिसमें से 2,16,000 में माइनस करूँ तो 1,50,000 बैलेंस बचेगा। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा मतलब आपने इन्वेस्टमेंट और खरीदा होगा
तो टू बैंक ब्रैकेट में परचेजेस. दिस ब्रैकेट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस बाय द वे. ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट होता नहीं है. बेचा तो पैसा आया तो इन्वेस्टिंग में ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 96,000 पैसा आया. खरीदा तो पैसा गया. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा था? 1,50,000 का खरीदा था आपने. लॉस होता तो ऐड होता बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. प्रॉफिट हुआ तो माइनस होगा बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 16,000 was the profit. Yeah, 16,000 is subtracted. All right, I hope both the account are clear to you. Both the adjustments we have done. हमने मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया. दूसरा हमने इस बार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सीखा विच इज सेम एज मशीनरी अकाउंट, बस इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लग सकते. बाकी सब कुछ तो सेम ही था. Let's complete the remaining part. We'll start from equity and liabilities. Shareholders fund, share capital. Share capital 12 लाख से 16 लाख हुआ. 4 लाख कैपिटल बढ़ा तो पैसा आया. It is related to financing. Proceeds from issue of shares 4 लाख. ये हो गया. रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 दिया तो नोट नंबर 1 देखेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ा ना. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया होगा ना. वंस यू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑन प्रीमियम, ये भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट बनेगा. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर बढ़ रहा है 20,000 से तो 20,000 विल बी एडेड इन फाइनेंसिंग ओनली, क्योंकि वो शेयर्स या डिबेंचर से रिलेटेड ही है. प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम. द अमाउंट वाज 20,000. पैसा आया तो प्लस. रिजर्व वर्ड अब सिलेबस में नहीं है. जनरल रिजर्व बढ़ रहा है. ट्रांसफर टू रिजर्व बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सरप्लस में ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. 60,000 आपने ट्रांसफर किया है. $240 था, 3 लाख हो गया. 60,000 ट्रांसफर किया है. सरप्लस का बैलेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विच इज 1,40,000. सरप्लस आप लिखोगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कम्स आउट टू बी 1,40,000. ये भी हो गया. नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 2 लाख था, अब 3,20,000 हो गया. मतलब आपने डिबेंचर इशू किया होगा. डिबेंचर इशू किया तो पैसा आया. 1,20,000 पैसा आया. तो यहाँ ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स 1,20,000 पैसा आया. फिर करंट लायबिलिटी में बैंक लोन कम हो रहा है. लोन कम हो रहा है मतलब आपने लोन को रीपे कर दिया. रीपे किया तो पैसा गया. डिफरेंस 8, 9, 10, 11, 30,000 आपने रीपे कर दिया, पैसा गया माइनस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन. $30,000 पे किया तो 30,000 माइनस. ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी कम हो रहा है. करंट लायबिलिटी कम होता है तो माइनस फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस. कितना कम हो रहा है? आई गेस 30,000. या
नॉन एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स नोट नंबर 2 का हमने अकाउंट बना लिया, इफेक्ट हो गया। देन वी हैव नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसका भी अकाउंट बना लिया, काम हो गया। करंट एसेट्स में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में लिख देंगे सम करके, और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में लिख देंगे। सो 80,000 and 2,40,000 will be opening. 80,000 and 2,40,000 will be opening, and 160 and 3 lakh, 1,60,000 और 3 लाख क्लोजिंग का पार्ट बन जाएगा। बीच में एक हमारा रह गया विच इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है तो प्लस, करंट एसेट्स कम होता है तो प्लस, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहले था 4 लाख, अब 1,80,000 हो गया। 2,20,000 से कम हुआ है तो 2,20,000 प्लस, ऊपर वाला माइनस था बेटा, ब्रैकेट लगाना भूल गए थे हम, उससे पूरा आंसर गलत होता, सही हो गया। ऑलराइट, द एंटायर थिंग इज डन। इसमें एक नया चीज सीखा हमने, जो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, कि अगर परसेंटेज दिया होता है तो इट इज हिडन एडजस्टमेंट। इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो भी ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसका हम दो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। दैट इज नोन एज हिडन एडजस्टमेंट। ऑलराइट, 10% डिबेंचर, तो 10% डिबेंचर होल्डर वाले को हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 लाख के हमारे डिबेंचर्स थे, कुछ नहीं लिखा होता तो हम ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं। 2 लाख पे 10%, 20,000 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट दिया तो फाइनेंसिंग से माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स आपको पे करना ही होगा, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पे ऐड। ऑलराइट, द क्वेश्चन इज डन, लेट्स क्लोज दिस। इसका सम आएगा 60,000। ग्रीन वाले का टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1000 becomes 2 lakh। 10,000 plus 1,60,000 minus 16,000 plus 20,000, 1,74,000. Add these two, 3,74,000. 2,20,000 minus 30,000. इनका सम हो गया 1,90,000। 1,90,000 plus 3,74,000 becomes 564। इधर कुछ है नहीं, तो 564,000 becomes your cash flow from operating. Let's see cash flow from investing. Minus 880 plus 20 plus 96 minus 1,50,000, 9,14,000 नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आता है then we write the word cash used in investing activity. Let's see financing. 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 माइनस 4,90,000 पॉजिटिव में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आता है देन वी राइट द वर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। 1,40,000 आ रहा है। इसको 1 + 2 + 3 करके 140 आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस 320 आपको दिया हुआ है, 3,20,000। इफ यू ऐड देम 4,60,000 क्लोजिंग आना चाहिए था। 4,60,000 आपका क्लोजिंग है भी,
योर क्वेश्चन गेट्स टैली। आई होप यू गॉट इट। इसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा एक्सेप्ट हिडन एडजस्टमेंट एंड नॉन करेंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट which is same as machinery account only. Any asset, the account remains same. Alright, this is question number 3 that we have practiced. Next question we will be playing on date कि कब dates पे ध्यान देना है कब नहीं देना है. So even that question becomes very interesting. Although the concept is very easy, but उसको practice करना हमें ज़रूरी है. So अगले question के लिए भी आप एक format बना के रख लीजिए. ऑल राइट, हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं. आज हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन. हमने कॉन्सेप्ट समझा, हमने फिर 3 क्वेश्चन समझे. आज का जो क्वेश्चन है, जो 4th क्वेश्चन है, दैट वी आर फोकसिंग ऑन डेट्स कि हर क्वेश्चन में जो डेट है वो डेट कितना इंपॉर्टेंट है, कब ध्यान देना है उस पर, कब नहीं देना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे अबाउट डिविडेंड कि डिविडेंड प्रेफरेंसेस को कब देना होता है और कब नहीं देना होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन. There's a question on your board which is your 4th question. A balance sheet is given, notes to accounts are given और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं. हम सबसे पहले करेंगे एडजस्टमेंट जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं. बट द फर्स्ट एडजस्टमेंट वी आर नॉट गोइंग टू डू, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम ए. पहला वाला बाद में करेंगे ताकि माहौल बन जाए, आपको थोड़ा बहुत आने लग जाए क्वेश्चंस, एंड द न्यू कॉन्सेप्ट विल बी डन लेटर. विल डू विद ए पार्ट. A machine with a book value of 90,000 was sold for 50,000 and depreciation charge during the year was 60,000. तो पहले हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा. मशीनरी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, विच इज फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट दिया हुआ डायरेक्टली. तो वी विल मेक टैंजिबल एसेट्स अकाउंट. ऑलराइट, मेरे को पेन थोड़ा छोटा करने दीजिए. यस, सो यू हैव टू मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज वी वर डूइंग इन ऑल द क्वेश्चंस. पहले ही बना के रख लो. सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है टैंजिबल एसेट्स. टैंजिबल एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है. आपने मशीन बेचा है तो बाय बैंक, ब्रैकेट में आएगा सेल. डेप्रीसिएशन लगा था तो बाय डेप्रीसिएशन. और प्रॉफिट या लॉस वो देखना पड़ेगा. सो लेट्स सी द क्वेश्चन केयरफुली. अ मशीन जिसकी बुक वैल्यू है 90,000, मतलब उसकी आज की वैल्यू है 90,000, उसको आपने 50,000 में बेचा है तो 40,000 का आपको लॉस हो गया. ऑलराइट, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000. मशीन का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख. तो 6 lakh is the opening balance, closing balance is 7 lakh. डेप्रीसिएशन साल भर का 60,000 लगा हुआ था. आपने मशीन को बेचा 50,000 में और जो लॉस हुआ उसको हम बोलते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. 40,000 का लॉस हो गया. ऑलराइट, 7 lakh is the value of closing balance. Let's read the question again. 90,000 का चीज़ 50,000 में बेचा, 40,000 का लॉस हो गया और डेप्रिसिएशन साल भर का लगा हुआ 60,000. ये दोनों एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं. लेट्स क्लोज द लेजर, यू विल गेट द आंसर. इसको टोटल करेंगे, दिस बिकम्स 8,50,000. इवन दिस टोटल बिकम्स 8,50,000. डिफरेंस 2,50,000 और डेबिट साइड में डिफरेंस बचता है उसको हम बोलते हैं परचेजेस. सो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेजेस. ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को हम कहीं और लिखते नहीं है, बाकी सब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा. परचेज किया तो पैसा गया तो माइनस. फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज मशीन्स आर रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ टैंजिबल एसेट्स which is 2,50,000. आपने सेल किया तो पैसा आया. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी. आपने मशीन बेचा था फॉर वैल्यू 50,000 तो पैसा आया 50,000. डेप्रिसिएशन चार्ज किया विच इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, so it will be added back. Depreciation on tangible assets. The depreciation value was 60,000 और जो लॉस हुआ वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो भी इधर ही ऐड होगा. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और लॉस हुआ था 40,000.
तो डेप्रीसिएशन हमने लिख दिया, लॉस हमने लिख दिया, दोनों नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा। खरीदा तो इन्वेस्टिंग से माइनस, बेचा तो इन्वेस्टिंग में ऐड। ये हमने नॉर्मल लेजर रिवाइज कर लिया जो अभी तक हम करते आ रहे थे। अब सारे डेटा आपको डेट पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आप लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे करते हो, इस साल का डिविडेंड से प्रपोज करते हो, फिर एनुअल जनरल मीटिंग में जब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, देन द शेयर होल्डर्स डिसाइड कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। सो लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे होता है और इस साल का डिविडेंड अगले साल पे होता है। नाउ इन लास्ट ईयर डिविडेंड इफ टू पे राइट नाउ, तो वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड होगा, बिकॉज लास्ट ईयर का बैलेंस तो ओपनिंग ही होगा। इस साल जितने भी आपने शेयर्स इशू किए या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए वो इस साल का ड्रामा है, जिसका हमें कोई लेना देना ही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो शेयर्स पे कभी भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही आपको डिविडेंड देना होता है। हाँ, डिबेंचर्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इस पे डेट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। सो इफ यू सी द सी एडजस्टमेंट्स, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2018। मैं बना रहा हूँ 31 मार्च 18 विच इज़ माई ओपनिंग बैलेंस, 31 मार्च 19 इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप डिबेंचर्स देखो, डिबेंचर्स 2 लाख से 3 लाख हो गया है। ये डिबेंचर्स आपने इस साल कितना इशू किया? 1 लाख। ओपनिंग में आपके पास लास्ट ईयर 2 लाख था, अब हो गया 3 लाख, तो आपने इस साल 1 लाख इशू किया। लेकिन ये 1 लाख इशू कब किया? साल के स्टार्टिंग में ही इशू कर दिया। तो साल भर का डिबेंचर्स कितना आपने यूज किया? 3 लाख। नाउ बिकॉज यू हैव यूज्ड 3 लाख डिबेंचर्स, सो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट आल्सो ऑन 3 लाख। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस विद इंटरेस्ट देते हैं, अज्यूमिंग कि हमने डिबेंचर लास्ट डे इशू किया है। पर यह द क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाइज कि आपने डिबेंचर्स फर्स्ट डे ही इशू किया, तो आपने साल भर 3 लाख रुपया यूज किया, तो आपको इंटरेस्ट भी 3 लाख के ऊपर देना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 30,000। ऑलराइट, सो डेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अब 30,000 का आपने इंटरेस्ट पे किया है, सो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस होगा, पैसा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, 30,000 माइनस, और वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, 30,000 यहाँ पे ऐड। इसका कोई लेजर वेजर नहीं बनेगा क्योंकि कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई है। अगला, इन्वेस्टमेंट वो परचेज ऑन 31 मार्च 19, तो आपने इन्वेस्टमेंट लास्ट डेट खरीदा। 31 मार्च 19 इज योर क्लोजिंग डेट, तो लास्ट डे आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा। आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था पहले 1 लाख, फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 2 लाख। ये 1 लाख जो आपने एक्स्ट्रा खरीदा वो साल के एंड में खरीदा, तो साल भर का इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ आपने? 1 लाख। तो 1 लाख पे ही आपको रिटर्न मिलेगा 10% इंटरेस्ट विच इज 10,000। 1 लाख स्टार्टिंग में था, हो गया वो 2 लाख, तो आपने इस साल इशू किया 1 लाख, पर वो लास्ट डे किया, तो साल भर का इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए ही हुआ विच इज़ योर ओपनिंग बैलेंस, तो उसी पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ एज इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका इंटरेस्ट भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, यू कैन राइट, यू हैव टू राइट प्रोसीड्स from interest on investments, 10,000 rupees you have received. Now it is a non-operating income, तो इससे यहाँ से माइनस हो जाएगा। Interest on 10% investment, it's a non-operating income, इसीलिए 10,000 यहाँ से माइनस। All right? Again, next. प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2018, साल के बीच में रिडीम हुआ। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शेयर्स पे डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर आप कभी भी रिडीम करो, द डेट डज नॉट मैटर, इसीलिए इस एडजस्टमेंट्स को हमेशा इग्नोर ही कर देने का। नेक्स्ट, interim dividend is 15% paid on equity shares on 31st March 2018. Again, the date is not important because we are talking about shares. इंटरिम डिविडेंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही देना होता है। इक्विटी शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, 3 लाख पे आपको 15% इंटरिम डिविडेंड देना है। 3 लाख का 15% बिकम्स 45,000 डिविडेंड। एक यहाँ पर ऐड होता है डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड,
इंटरिम डिविडेंड 45,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड एज डिविडेंड इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग इंटरिम डिविडेंड विल गेट सब्ट्रैक्टेड। $45,000 क्योंकि पैसा गया। All right. Next, fresh equity shares were issued at the rate of 5% premium. The question is not clearly visible, but I hope you get it. Fresh equity shares were issued at premium of 5%. तो जो भी आपने equity shares issue किया, वो आपने premium पे issue किया। और हमने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ रखा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनेगा। जो भी शेयर्स आप इशू करते हो, अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया होता है, उस प्रीमियम को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख इस साल शेयर्स इशू किया, 2 लाख का 5% बिकम्स 10,000। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ा है, दैट इज ऑल्सो 10,000। नाउ दिस 10,000 बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, क्योंकि पैसा शेयर्स रिलेटेड ही आया है। एक इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में ही हो गया, दूसरा इफेक्ट इसका फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा। Proceeds from securities premium, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आया। सर जो 2 लाख रुपए आया उसका मैं बैलेंस शीट से बाद में इफेक्ट कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट कर रहा हूँ। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, खाली पहला वाला बाकी है विच इज गिवन इन द टेबल। नाउ एवरीवन पे अटेंशन केयरफुली, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। हमें पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। हम हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड देते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब हम इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड देते हैं। कम दो, ज़्यादा दो, कितना भी दो, बट अगर आपने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया तो ही प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा, दैट टू एट फिक्स परसेंटेज दैट इज गिवन इन राइट बिफोर द प्रेफरेंस शेयर्स। 10% लिखा हुआ तो 10% देंगे, पर कब देंगे? जब हम इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड देंगे। चाहे आप फाइनल डिविडेंड दो, इंटरिम डिविडेंड दो, अगर इक्विटी शेयर्स को साल भर में डिविडेंड मिला है तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना है। इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डिविडेंड एक भी नहीं दे रहे। पहली बात तो क्लोजिंग डेट को देखने का ही नहीं, वो हमेशा ओपनिंग देखेगा, हम डिविडेंड नहीं दे रहे। बट इक्विटी शेयर्स को हमने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दिया है। अगर हमने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया है, चाहे फाइनल डिविडेंड ना दिया हो, प्रपोज डिविडेंड, बट हमने इंटरिम डिविडेंड तो दिया है, तो फिर हम इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड देंगे, दैट टू एट द रेट 10% ऑन द ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। 3 लाख का 10% 30,000 विल बी योर डिविडेंड। अगर ये एफ एडजस्टमेंट नहीं होता गाइस, अगर ये एफ एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम ये 10% का कोई भी ड्रामा नहीं करते, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया। बिकॉज हमने इक्विटी शेयर्स को इंटरिम डिविडेंड दिया है या प्रपोज डिविडेंड, कुछ भी एक दिया होता तो ही हम 10% का ड्रामा कर रहे हैं। सो 30,000 बिकम्स योर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड टू 10% preference shares, 30,000 is added back। यहाँ से पैसा जाएगा, इसलिए फाइनेंसिंग से माइनस 30,000 gets subtracted। Everyone clear with all the adjustment? हमने 2 या 3 चीज़ नहीं सीखी। पहली बात, रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे गेम खेलते हैं। बाकी डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब पे आपका डेट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट या तो देना होता है या मिलता है। तीसरा, अगर शेयर्स को आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग ओनली। एंड चौथा, प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट डिविडेंड ओनली and only when equity shares will also get dividend, चाहे वो proposed dividend हो या interim dividend हो। All right, we did with all the adjustments. Let's complete the question. Serial order, equity and liabilities, shareholders fund, share capital, note number 1. We'll go to note number 1. पहले 3 लाख का कैपिटल था, अब 5 लाख हो गया, 2 लाख कैपिटल बढ़ा, तो आपने इशू किया होगा प्रोसीड्स फ्रॉम issue of equity shares।
2 लाख पैसा आया। अगर आप नेक्स्ट देखो प्रेफरेंस शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर्स पहले 3 लाख का था, अब 2 लाख का हो गया। आपका प्रेफरेंस शेयर्स कम हो गया। शेयर्स कम क्यों होंगे? क्योंकि आपने शेयर्स रिडीम कर दिए होंगे, इसलिए पैसा जाएगा माइनस रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स आपने रीपे कर दिया, इसलिए माइनस। नेक्स्ट नोट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 विल गो टू नोट नंबर 2। सिक्योरिटीज प्रीमियम का ड्रामा हमने कर लिया। सरप्लस जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हम हर क्वेश्चन में करते आ ही रहे हैं। क्लोजिंग कितना है? 4 लाख। ओपनिंग कितना है? 2 लाख। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बिकम्स 2 लाख। अगला नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे 10% का ड्रामा हमने कर लिया। पहले 2 लाख का बोरोइंग था, 3 लाख का हो गया, तो 1 लाख का बोरोइंग बढ़ा तो पैसा आया। फाइनेंसिंग में ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। 1 लाख पैसा आया, इसीलिए ऐड। ऑलराइट, पहले 2 लाख के डिबेंचर्स अब 3 लाख के हो गए। अगला करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल बढ़ रहा है। वी हैव डन दिस। करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स वाला ड्रामा कम्स इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर वो बढ़ता है तो प्लस, कम होता है तो माइनस। इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, 1,40,000 माइनस 60,000, 80,000 करंट लायबिलिटी बढ़ा तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, $80,000 बढ़ा, इसीलिए ऐड। अगला टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स का हमने अकाउंट बना लिया था, तो वी विल इग्नोर। 10% इन्वेस्टमेंट, 1 लाख से 2 लाख हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो पैसा जाएगा। परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, इसीलिए इन्वेस्टिंग से माइनस। नेक्स्ट इज योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का पहला करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमने पहले भी क्वेश्चन में कर रखा है। करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट गेट्स एडेड, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग हो जाएगा 50,000 प्लस 20,000 और क्लोजिंग हो जाएगा 90,000 प्लस 80,000। तो 50,000 plus 20,000 will be your opening, 90,000 plus 80,000 will be your closing. ऑलराइट, तो ये हमने कर लिया। इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। 1 लाख रुपए इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ा तो 1 लाख माइनस। ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर 3 दिया है, तो विल सी नोट नंबर 3। डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स आपका करंट एसेट्स होता है, वो बढ़ता है तो माइनस इंक्रीज इन डेटर्स। और अगला आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 प्लस। जितना भी डिटेल में दिया होता है आपको सब कुछ लिखना ही होता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। वी हैव डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स, वी हैव डन विद द एंटायर बैलेंस शीट वाला पार्ट। लेट्स क्लोज दिस। 40,000 plus 30,000 gives you 75,000. 2 lakh plus 75,000 इस ग्रीन हेडिंग का टोटल आपको लिखना ही होता है 2,75,000. Let's add non-cash, non-operating expenses. 1,30,000 minus 10,000 will give you 1,20,000. 120 plus 275 gives you 395. 1,10,000 नेगेटिव में,
395 minus 1,10,000 will give you 285. इधर कुछ है नहीं, so your cash flow from operating becomes 2,85,000. Let's see cash flow from investing. 2,50,000 negative plus 1 lakh negative minus 60,000 positive, 2,90,000 negative balance आया, इसका मतलब पैसा गया, so we will write cash used in investing activity. इसको क्लोज करते हैं. minus 30,000 minus 45,000 plus 10,000 minus 30,000 plus 2 lakh minus 1 lakh plus 1 lakh becomes 1,05,000. This is cash flow. Positive balance आ रहा है ना, cash flow from financing activity. तो अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है वी राइट कैश फ्लो, नेगेटिव बैलेंस आता है देन वी राइट कैश यूज्ड. फिर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे. वी गेट 1 लाख. कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 70,000. So closing should be 1 lakh plus 70,000 which is 1,70,000. अगर आप चेक करो 1,70,000 ही आ रहा है. Your question number 4 gets completed. We are doing every question faster क्योंकि आपको लॉजिक आने लग गया है, तो प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली कैश फ्लो बहुत ईजी लगेगा. There's nothing new. It's fixed pattern of adjustments. It's fixed pattern of formatting. Everything remains similar. खाली आपको कंसंट्रेशन करके स्लोली ग्रेजुअली पूरा फॉर्मेट में इसको फिट करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू प्रैक्टिस, ताकि आपका स्पीड भी इम्प्रूव हो और कैलकुलेशन पार्ट भी सही हो. आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे प्लस लिख रहे हो तो प्लस बैलेंस लिखना, अगर माइनस लिख रहे हो तो ब्रैकेट बनाना ज़रूर. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक कि यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली आप उसको प्लस कर देते हो माइनस की जगह, एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट गेट टैलीड. सो दैट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस. बाकी ये क्वेश्चन हो गया है. इफ यू एनी डाउट you can ask me in the comment section. I am there to reply. All right, we'll see you with the next question.